सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ही दो आरा सामने आ रही हैं। एक राय तो ये है कि 21 अक्टूबर को जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो इस वापसी को डिले कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए। दो वजूहात बताई जा रही हैं। एक कि जब इलेक्शन की तारीख दे दी जाए तब मियां नवाज शरीफ वापस आएँ, क्योंकि इस वक्त माहौल साजगार नहीं है। माहौल के हवाले से वो ग्रुप ये कहता है कि महंगाई का मसला है, यूटिलिटी बिल्स का मसला है, बेरोज़गारी का इशू है और हालिया हुकूमत भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादियों के साथ ख़त्म हुई है, जिसका रद्द अमल हो सकता है और बहुत बड़ा शायान शान इस्तकबाल मुतवक्किर नहीं है। दूसरी राय ये सामने आ रही है मुस्लिम लीग नून के उस ग्रुप की कि मियां नवाज शरीफ अब वापसी की डेट दे चुके हैं, चीज़ें फाइनल हो गई हैं और इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की जा रही हैं, टास्क दे दिया गया है। और ऐसे इस असना में अगर मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आते हैं तो इसका बुरा तासुर होगा अगले आने वाले दिनों में, अगले आने वाले इलेक्शन के मामलात पर। अब दोनों राय पर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो खामोश हैं, उस पर कोई राय मियां नवाज शरीफ साहब वो नहीं दे रहे हैं। अब क्या फैसला होगा, क्या हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खेलदास कोस्तानी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, साबिक मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत शुक्रिया खेलदास साहब आपके वक्त का। मियां साहब की वापसी 21 अक्टूबर को शेड्यूल, एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब भी, मरियम साहिबा ने भी अब बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दिया। दूसरी ये जो आरा सामने आ रही है कि अभी इलेक्शन की भी डेट जो है वो नहीं हुई है और कुछ मामला दीगर हैं, तो मियां साहब को वापस नहीं आना चाहिए। ये दो राय इस वक्त आपकी जमात में चल रही हैं। जी, बड़ी मेहरबानी। देखें, कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और ये ऐलान हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त किया था जब वो लंदन में थे और नवाज शरीफ साहब भी उसके साथ खड़े थे। ये इस किस्म की अफवाह फैलाना या कोई तबसरे करना, मेरे ख्याल में ये एक मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब का 21 अक्टूबर का फाइनल है खेलदास साहब? नहीं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, जो लोग जो नवाज शरीफ साहब के मुखालफिन है, जो सियासी मुखालफिन है या जो घबराए हुए हैं, वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के पास आने के बाद उनकी इलेक्शन कैंपेन में उनका हिस्सा खत्म हो जाएगा, या वो समझ रहे हैं कि तो इस किस्म की खबरें वो लोग फैलाते हैं। नवाज शरीफ साहब का प्रोग्राम हतमी है और इंशाल्लाह वो आ रहे हैं 21 तारीख को, और वो आएंगे और अपनी जो उसका बयानिया है, जो बात आपने की, वो 21 तारीख को उसका खिताब जो होगा वो उसमें पाकिस्तान में जो आज के इशूज हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें वो अपना बयानिया वो अहम खिताब होगा। मैं समझता हूँ वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए। तो इंशाल्लाह उनका किताब आइंदा का जो बयान है वो भी आपके सामने है। सही। अच्छा खेलदास साहब, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, मियां नवाज शरीफ साहब क्योंकि जेल में मौजूद थे और उन्हें सज़ा भी हुई थी और वो मुजरिम की हैसियत से उनका इलाज था कि वो वापस गए, अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि मियां साहब क्या जेल में जाएंगे, अपनी सज़ा के साथ बाहर आएंगे बरी होकर, या उनको ज़मानत के लिए आपकी जो कानूनी टीम है वो कर रही है? क्या प्लान इस पर आपकी पार्टी में हो रहा है? देखिए, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, 2018 में जब एक साजिश के तहत झूठे केसेस बनाकर कायद मोहतरम नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा को जो सजा दी गई, वो उस वक्त लंदन में मौजूद थे, उसकी मिसेस जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, मगर वो उनको छोड़कर पाकिस्तान के कानून का उन्होंने एहतराम किया और वो आए और उनको पता था मैं जेल में भी जाऊंगा, और वो जेल में गए और आपने सबने देखा। अब हम समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब हमेशा कानून का एहतराम करते हैं और इस सिलसिले में जो आप बात कर रहे हैं वो एक अदालती फैसले के तहत गए हैं और इस सिलसिले में हमारी कानूनी टीम जो है वो कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब से मशवरा कर चुकी है। शहबाज शरीफ साहब सारे मामला को देख रहे हैं और मैं समझता हूँ हम कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, मगर बहसियत एक पाकिस्तानी, एक मुस्लिम लीग नून के वर्कर के मैं समझता हूँ
अब वक्त आ गया कि कानून नवाज शरीफ का सामना करे। नवाज शरीफ साहब हमेशा कानून का सामना किया है, अब तो कानून जो है नवाज शरीफ का सामना करेगा। और ये सारा जो आज पाकिस्तान भुगत रहा है, ये जो तबाही हुई है इन झूठे केसेस से, इन मनगढ़ंत कहानियों से, इसका पाकिस्तान को हल चाहिए। और हम समझते नवाज शरीफ साहब पे कोई करप्शन का चार्जेस नहीं है, ना फैसले में लिखा हुआ है। ये मनगढ़ंत सियासी केसेस से ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए एक शख्स को, उसकी बेटी को इलेक्शन से निकाला गया, पार्टी से निकाला गया। अब पाकिस्तान को दुरुस्त मत में ले जाने की जरूरत है। और अब ये पाकिस्तान में मैं समझता हूँ वो आएंगे तो इन मामलात को भी, जो कानूनी तकाजा है उनको हम पूरे करेंगे और अपनी जो कैंपेन है वो भी उसका आगाज करेंगे। सही खेल साथ ही रहिएगा आप। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। पराचा साहब, इस वक्त ये कुछ खबरें सामने आ रही थी, खेलदार साहब कह रहे हैं कि नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, 21 अक्टूबर फाइनल है। उनके वापसी के हवाले से जो दो आरा हो रही हैं वो नहीं है कि अभी नहीं आना चाहिए, थोड़ा डिले रखना चाहिए, मुस्लिम नून के अंदर है। तो मियां नवाज शरीफ की वापसी, आपका तज्जिया और आपकी खबरें सर क्या कह रही हैं? शहर इक़्तिदार में बैठे हुए उनकी वापसी भी हो रही है और फिर जलसे में या जेल में, किधर वापसी हो रही है उनकी? देखें, वापसी तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जिस तरह जोरों शोर से तैयारियां कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और लोग भी, एक रिस्पांस भी नजर आ रहा है। कल मियां शहबाज शरीफ साहब निकले थे अपने हल्के में, वो कोई इलेक्शन कैंपेन से हट के मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, लोगों को निकालने के लिए निकले थे। तो साइजेबल नंबर ऑफ पीपल दे वर देयर। दूसरी बात बहुत अहम भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है कि मियां नवाज शरीफ जब आएंगे वो जलसे में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। देखें, जो इस वक्त की सूरत हाल है, इसको मुस्लिम लीग नून भी तस्लीम करती है कि अगर तो इन्होंने कोई पहले मुनासिब जमानत का बंदोबस्त नहीं किया, जिसे हम कहते हैं हिफाजती जमानत या कस्टडी बेल जिसको कहते हैं, अगर उन्होंने नहीं किया, नून लीग ने या अदालत ने कस्टडी वाली जमानत नहीं दी, बेल नहीं दी, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ को लामहला वो जलसे में नहीं जा सकेंगे। उनको वहां पर एयरपोर्ट पर ही जब लैंड करेंगे उनको फिर वो टेक ओवर किया जा सकता है, उनको यानी पकड़ा जा सकता है। ये कानूनी पोजीशन ये है। लेकिन नून लीग बार बार ये बात कर रही है कि हम अपनी कानूनी टीम के साथ मशावरत कर रहे हैं। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने बात की कि हमने भी लॉ मिनिस्ट्री से रजू किया है कि मियां नवाज शरीफ जब वापस पहुंचेंगे तो इंतजामी तौर पर उनकी वापसी के लिए हमने क्या करना है। तो लॉ मिनिस्ट्री की ओपिनियन भी आ जाएगी। प्लस जो नून लीग लीगल डिस्कोर्स लेने जा रही है, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मामला अदालत के पास ही होगा। अदालत अगर एक प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंस ये है कि जब इसहाक डार साहब आए हैं, बिल्कुल इसी सूरत हाल में थे। इसहाक डार साहब आए और उन्होंने कोई कस्टडी वाली बेल ली हुई थी, 2 दिन के बाद उन्होंने सरेंडर किया अदालत के सामने और उनकी जमानत कंफर्म हो गई। तो सिमिलर लाइंस पे नून लीग सोच रही है। अदालत क्या उस दिन इनके साथ सलूक करेगी उसको तो हम जज नहीं कर सकते। एक प्रेसिडेंट भी पड़ा है और प्लस वो जब आकर खुद को सरेंडर करेंगे तो उसमें अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका राइट टू अपील जो है वो पेंडिंग रखा हुआ है। वो 30 डेज वाला बार नहीं लगाया था हाई कोर्ट ने जब ये इनकी जमानत के फाइल की गई थी। तो वो राइट ऑफ अपील इज पेंडिंग, वो एक कानूनी राइट है। लेकिन इस वक्त आप मुझसे पूछें कि वो जेल जाएंगे या जलसे में जाएंगे, तो ये कानूनी अमल है। उसके लिए बेहतर है कि जो कानूनी रास्ता नून लीग अख्तियार करेगी, मसलन उनकी आमद से पहले इनको जाना है जमानत के लिए, कस्टडी बेल के लिए, उनके आने से पहले अदालत बता देगी कि बेल इन कस्टडी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो अराइवल मेरा ख्याल है जब वो पहुंचेंगे उस वक्त क्लियर होगा कि वो किधर जा रहे हैं। बल्कि ये तो बड़ा एक अहम आपने पॉइंट किया कि आने से पहले मालूम हो जाएगा कि वो जा किधर रहे हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ की वापसी के एक जो अमल है, बराचा साहब मैं वो जानना चाहूँगा, इस वक्त 16 महीने की हुकूमत थी और जो सूरत हाल रही है महंगाई की, इसका भी एक बहरहाल एक आम आदमी है उस पर तो असरात हैं, और वो असरात जो हैं
चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम नून लाहौर में, लाहौर एक गढ़ है, GT रोड गढ़ है, सेंट्रल पंजाब गढ़ है मुस्लिम नून का, तो वो एक रद्द-ए-अमल जो एक अवामी तौर पर होता है कि जी एक लीडर इतने साल के बाद वापस आए, इतने महीनों के बाद वापस आए, वो आप देख रहे हैं कि वो मोमेंटम भी बना पाएंगे? आपका तज्जिया क्या कहता है? यकीनन महंगाई है। अगर मैं कहूँ या कोई भी कहे कि महंगाई नहीं है तो वो न सिर्फ आंखें बंद करना होगी बल्कि सरीहन बदयानती होगी। सिर्फ महंगाई नहीं, बहुत महंगाई है कि जो चीज़ 2017-18 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो जो कुकिंग ऑयल का एक पैकेट 150-200 में मिल रहा था वो आज 600 रुपए में मिलता है। चीनी जब ये नून लीग की हुकूमत 2017-18 में गई थी तो 55 रुपए की थी। अब आपको मालूम है कराची में तो इस्लामाबाद से भी ज़्यादा रेट हैं उसके। ये भी हकीकत है कि महंगाई है। अब इसके साथ साथ जो दूसरा आपने सवाल किया कि अवाम का असर, मियाँ नवाज शरीफ जब PDM बना रहे थे 20 सितंबर 2020 को, तो उन्होंने उस दिन भी कहा था कि मेरी हुकूमत गिराकर बड़ी ज्यादती की गई और पाकिस्तान को कहां तक पहुंचाया गया। अब नून लीग क्या आकर नारे लगाएगी, क्या बातें करेगी, क्या 2018 की हुकूमत की परफॉर्मेंस तक अपने आप को रखेगी, या 2018 जुलाई 2018 से लेकर अप्रैल 2022 तक जो PTI की हुकूमत थी, कारकर्दगी थी, उसको आवाम के सामने रखेगी, या 16 महीने जो इनके गले में पड़े, जो मरियम नवाज शरीफ कहती रही कि PTI की नाकामी का टोकरा हमारे कंधों पे आ गया। तो ये 3 मुख्तलिफ सिनेरियोज बन रहे हैं। अभी तक जो फोकस जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमने पहले भी महंगाई खत्म की थी, हमने पहले भी अंधेरे खत्म किए थे, हमने मुल्क को गैस दी थी, बिजली दी थी, तो हम ही वो कर सकते हैं। अब इस पे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? मोमेंटम तो बन रहा है, मैं आपसे पहले ही बात कर रहा हूँ। अगली बात ये है कि नो डाउट के सेंट्रल पंजाब में, लाहौर में जहाँ मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, उनका वोट बैंक भी है और उनका असर रसूख भी है। किस हद तक ये असर रसूख जो है वो लोगों को बाहर लाने में इनके अपने लोग कामयाब होते हैं? मत भूलिए पूरा जो गुजरांवाला डिवीजन है, जिसमें गुजरांवाला है, सियालकोट है, फिर कसूर के अदला है, फिर साहिवाल है, फिर सरगोदा है, ये सारी सीटें नून लीग ने 2018 के इलेक्शन में जीती थी डिस्पाइट ऑल ऑड्स। तो अब क्या बनता है? अभी वो जो कहते हैं ना हनूज दिल्ली दूर हस्त, तो अब हनूज दिल्ली इतना दूर नहीं रह गया, सिर्फ इसमें कोई 15 दिन का फर्क बाकी रहेगा। चलें, अब 15 दिन के फर्क है, लेकिन 16 महीने की हुकूमत, दोनों चीजें साथ साथ। केलदार साहब, 16 महीने की हुकूमत और 2018 तक की आपकी कारकर्दगी, लोग तो सर उनकी शॉर्ट मेमोरी है, वो तो ये याद रखेंगे कि 16 महीनों में आपकी हुकूमत थी, वो आपने क्या किया। तो सर ये 16 महीनों में तो जो महंगाई है उसका कुछ जिम्मा तो आप उठाएंगे ना, कुछ जिम्मेदारी तो आप लेंगे कि ये हमारी वजह से हुआ है या नहीं हुआ है। आवाम तो आपको दोष दे रही है। देखिए, बिल्कुल पराचा साहब ने दुरुस्त तज्जिया किया है, मैं इसके तज्जिए से इत्तेफाक करता हूँ और एक जर्नलिस्ट को ऐसे ही जो है बात करनी चाहिए। बात ये है कि जो 16 महीने की आप जिम्मेवारी कह रहे हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तान की अवाम की जो मेमोरी है वो भूल जाते हैं। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, पाकिस्तान की अवाम समझती है कि कौन सा लीडर है जो मसाइल को हल कर सकता है, कौन उनको बहरानों से निकाल सकता है। मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75 साल देख लें आप। नवाज शरीफ साहब 8.5 साल 3 दफा वजीर आजम बने, 16 महीने शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने हैं। हम 8.5 साल को ऑन करते हैं, हम 16 महीने के अपने पार्टी के सदर के जो 16 महीने थे उसको भी ऑन करते हैं। 16 महीनों में हमने हुकूमत क्यों ली? हमने इसलिए हुकूमत ली कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था सियासत से मैं रियासत को तरजीह देता हूँ, तो रियासत को तरजीह दी, हमने डिफॉल्ट होने से बचाया। जो प्रोजेक्ट लॉन्च के असरात थे जिससे तबाही हुई पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासत होगी, पाकिस्तान है तो हम हैं, तो यही वजह थी। तो हम समझते, बाकी जो आप कह रहे हैं तो खुद एतराफ किया 55 रुपए की चीनी थी,
आप देखें नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल खेलदार साहब, 16 महीने की बहरहाल जिम्मेदारी जो है वो सारी पीडीएम पर है। आप क्योंकि लीड कर रहे थे, आपकी भी है। कमर जमान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, इस वक्त इंतखाबात, आपकी जमात बार बार मांग रही है कि वक्त पर इंतखाबात का मामला हो। इंतखाबात की भी डेट नहीं है, मुतहर्रिक आपकी भी जमात है, तो सर ये इंतखाबात की तारीख में क्या कोई रद्दोबदल लग रहा है जो आप बार बार ये पूछ रहे हैं? कोई खदशात हैं, क्या वजूहात है? मेरी जी 90 डेज के अंदर इंतखाब की बात कर रही है और कर रही थी, लेकिन जब वो नजर नहीं आए तो फिर हमारा मुतालबा यही था कि आप इलेक्शन शेड्यूल दीजिए। अभी भी जो हफ्ता दिया गया है, जनवरी का आखिरी हफ्ता इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो तारीख उस पे भी हमारा मौक़िफ़ यही था कि आप हफ्ता नहीं, आप शेड्यूल दीजिए, ताकि इस वक्त जो गैर यकीनी की एक कैफियत है और कई सारे सवाल चल रहे हैं कि क्या होगा, इलेक्शन होगा, लेट होगा, जनवरी में होगा, मार्च में होगा, कोई अप्रैल का जिक्र करता है, तो ये सारे जो सवाल हैं ये एड्रेस तब होते हैं कि अगर शेड्यूल दे दिया जाए इलेक्शन का। तो मेरी जमात का तो ये वाज़ेह मौक़िफ़। सही। अच्छा कायरा साहब, ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बयान था जिस पर बिलावल भुट्टो साहब ने भी रद्द अमल दिया कि इंतखाबात जो है वो मौसम सरमा और तवील था, पर भी दोबारा उनका ये रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा कि आप फरार का बहाना कोई बना रहे हैं, तो आप तो चाह रहे थे इलेक्शन, तो वो क्यों आपको कह रहे हैं फरार का बहाना हो रहा है पीपल्स पार्टी? ये तुमसे पूछिए, उसके ऊपर हम क्या बात? नहीं तो आप मतलब ये है कि आप पर ये क्यों इस तरह के इल्जाम? अगर उन्होंने कोई तल्ख बात कह दी है तो उसके जवाब में मैं भी तल्ख बात करूं कि एक बहस छिड़ जाए, ये तो कोई मुनासिब बात नहीं। आप तो 12 टाइम पे इलेक्शन मांग रहे हैं ना, एक खिलाफ हकीकत बात है। हम तो टाइम पे इलेक्शन मांग रहे हैं, 90 दिन में मांग रहे हैं। और अगर कोई कह रहा है कि मौसम खराब है या इंतखाब, तो ये उनके ख्यालात हैं, उनकी शायद डिमांड ना हो। सही। तो सर कायरा साहब, मियां नवाज शरीफ साहब की भी वापसी एक जानिब हो रही है, दूसरी जानिब लेवल प्लेइंग फील्ड का अब जिक्र और तज़किरा अब आपका वैसा ही है, मुतालिबा वैसा ही है जैसे पहले था कि लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी जमात के लिए नहीं हो रही? बहरहाल लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर आपके इल्म में है कि हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि जनाब आसिफ जरदारी साहब को पार्टी ने इख्तियार दिया था कि वो जो पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको डायलॉग के जरिए दूर करने की कोशिश करें। इसलिए अब हम उस पर, जब तक उसका कोई फाइनल आउटकम नहीं आता, हम इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे। तो पंजाब में काफ़ी इस वक्त लीडरशिप भी जा रही है, बात भी हो रही है, मुतहर्रिक भी हो, तो क्या कोई सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद का प्लान हो रहा है पंजाब में आपकी जमात का किसी और जमात के साथ? अभी तक तो कोई ऐसी वाज़ेह बात नहीं है। अपनी जमातें अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। हमने भी अगले इंतखाब के लिए पंजाब की तंजीम को, बाकी साथियों को एक्टिवेट किया हुआ है, और अभी लीडरशिप का जो टूर है उसकी प्लानिंग हो रही है। तो सारी जमातें अपने अपने आप को गेयर अप कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। तो सर वो गेयर अप में कि अगर हो सकता है तो नसियाती तौर पर या कोई सीट एडजस्टमेंट का कहाँ हो सकती है आपकी इत्तेहाद पंजाब में कम से कम? भाई मैं इसके बारे में स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटीज के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी जमात का एक जिम्मेदार साथी हूँ। आप कर सकते हैं, आप क्योंकि जमात के नज़म में नहीं है ना, इस तरह की गुफ्तगू मेरी तरफ से तो तवक्को ना कीजिए। सही। नहीं सर, मुलाकातें हो रही थी जरदारी साहब की काफ लीग के साथ, वो बिल्कुल होती रहती है, मुलाकातें सियासी हवालों से होती रहती हैं, लेकिन जब तक अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो और उसका कोई फाइनल आउटकम ना हो, तब तक मैं तो स्पेकुलेटिव नहीं हो सकता ना, आप स्पेकुलेटिव हो सकते हैं। आप सर, हम तो सवाल कर सकते हैं ना सर, हमारा आपका हक है, मैं इसीलिए कहा आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। सही। सर आप भी वैसे कायरा साहब पॉलिटिकल फिलॉसफी के आदमी हैं, यकीनी तौर पर बात बहुत नपे तुले अंदाज में हमेशा कायरा साहब आपकी रहती है। पराचा साहब, ये मुमकिन इत्तेहाद भी होते हैं और ये भी एक सियासत का हिस्सा है। पराचा साहब, तो इस सारे अमल में पंजाब की सियासत, एक तरफ मियां नवाज शरीफ की वापसी है, दूसरा काफ लीग अपने ताई मुतहर्रिक है, पीपल्स पार्टी खासी मुतहर्रिक चल रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है
वो उस पर भी मामला चल रहे हैं। तो पराचा साहब, ये पंजाब बैटलफील्ड आपको लग रहा है अगले आने वाले इलेक्शन में, या कहीं और सूबे में भी यही सिचुएशन होगी? जितनी लड़ाई रही है 2014 से 2023 जब तक आप और मैं बात कर रहे हैं, ये सारी लड़ाई रही पंजाब में, और इस पंजाब की अपनी लड़ाई ने पूरे मुल्क को हास्टेज बना के रखा है। ये लड़ाई पहली बार जीटी रोड बामुकाबला जीटी रोड है। ये लड़ाई पहली बार पंजाब बामुकाबला पंजाब है। पहले तो वो पाकिस्तान भी फतह हो गया था, केपी भी फतह हो गया था, सिंध भी फतह हो गया, किसी को मार दिया, किसी को फांसी लगा दी। अब आके अब लाहौर से, मॉडल टाउन भी लाहौर से है, जमान पार्क भी लाहौर में है, रेवेन्यू भी लाहौर में है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले भी लाहौर में बैठते हैं। तो ये वर्चुअली जो है वो लड़ाई अभी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि अब अगली लड़ाई होगी। ये 2014 से 2011 से कहूँ, जब से वो मीनार पाकिस्तान वाला अक्टूबर वाला जलसा हुआ था 2011 वाला, तो वो लड़ाई पूरे मुल्क पे, पूरी कौम के गले में पड़ी हुई है। अब आके जो कुछ, तो सर बस वहां से अब शुरू होने वाला मामला जो है 2011 ही, बल्कि आप सही कह रहे हैं, वहां से शुरू होकर अब 2023 तक का मामला चल रहे हैं, पिछले 12-13 साल के। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे कमरजमान कायरा साहब आपका, शौकत पराचा साहब आपका भी, और गोस्तानी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मौज़ूआत पर बात होगी। इंडिया में मौजूद है बाबर अलाउद्दीन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी एक अहम जिम्मेदारी होती है कि जब इंटरनेशनल कोई मैचेस हो रहे हैं, गेम्स हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ पर मौजूद है, और अब इत्तलात भारत से ही आ रही हैं कि वहाँ दहशतगर्दी का ख़तरा हो रहा है। तो अब इस दहशतगर्दी का ख़तरा, प्लेयर्स के माइंड में ये चीज़, तो ये तो पूरी एक प्रेशर गेम है जिसके साथ ये खेलने की कोशिश है। कितनी अहम जिम्मेदारी होती है उस मुल्क की जिस मुल्क में टीम्स हों, टूर्नामेंट हों और सिक्योरिटी के मामलात? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि सियासत को अब खेल के मैदानों तक ले जाए। बल्कि सियासत तो नहीं, दुश्मनी मैं कहूँगा कि एक स्पोर्ट्स है, वहाँ का वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, इंडिया होस्ट कंट्री है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी खिलाड़ी आ रहे हैं, सहाफ़ी आ रहे हैं, या दूसरे इससे मुंसलिक लोग आ रहे हैं, कुछ शायकीन आ रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करना, उनको फैसिलिटेट भी करना। लेकिन इस सिलसिले में जब पाकिस्तान के मुताल्लिक़ जो भी खबरें आ रही हैं, वो हमें कोई अचंभे की बात नहीं, हैरानगी की बात नहीं। इंडिया ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ खेल के मैदान में सियासत को आगे रखा है, पाकिस्तान दुश्मनी को आगे रखा है, और क्रिकेट में स्पेशली, बिकॉज क्रिकेट एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इसमें शायकीन बहुत दिलचस्पी लेते हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया के, अभी उन्होंने वर्ल्ड कप पे रवाना होना था, पाकिस्तान की टीम के वीज़ा में भी 2 से 3 दिन का डिले किया गया, और जैसे भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी वहाँ पर जाने के लिए वीज़े नहीं दिए जा रहे, कुछ शायकीन जाना चाहते हैं, हमसाया मुल्क है, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। और जो आपने कहा कि अभी ये एक थ्रेट अलर्ट आ गया पाकिस्तान की टीम के बारे में, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडियन गवर्नमेंट की है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह का थ्रेट अलर्ट जारी आप इंटेंशनली करते हैं ताकि पाकिस्तान के प्लेयर जो हैं वो अंडर प्रेशर खेलें इतने बड़े स्टेडियम्स में, जहां पर 1 लाख 1.5 लाख का मजमा होगा, एंटी पाकिस्तान हाइप क्रिएट की होगी, और उस तरह के माहौल में पाकिस्तान की टीम वहां पर खेलेगी, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट भी नहीं होंगे, और पाकिस्तान इंडिया यहाँ तो वीजा ना मिलने वालों में हमारे साथी स्पोर्ट्स हमारे रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट इजाज वसीम बाकरी, वो भी मौजूद हैं। इजाज, 20-22 लोग तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, किसी को वीज़ा नहीं जारी किया जा रहा, क्या जवाब दिया जा रहा है अब आप लोगों को? देखिए मुदस्सिर, इंडियन हाई कमीशन की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरफ से अभी तक हमें क्लियरेंस नहीं आ रही है पाकिस्तानी मीडिया के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आज सुबह आईसीसी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब दिया है, उसमें आईसीसी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जो तकरीबन 30 के करीब जर्नलिस्ट हैं उनकी क्लियरेंस आ चुकी है। अच्छा। और उनके नाम जो हैं वो दिल्ली को भिजवाए गए थे, वहां पर भारतीय होम मिनिस्ट्री ने उनके नाम क्लियर कर दिए हैं। लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है, मेरा ख्याल है वो यही चाह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया यहाँ वर्ल्ड कप के जो इंतजामात हैं या जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक्टिविटी है
उसको कवर ना करे, यही हिकमत अमली इसके पीछे दिखाई दे रही है। अदरवाइज तो किसी भी दुनिया के मुल्क को जब भी वर्ल्ड कप की मेजबानी मिलती है तो वहां पर तमाम पार्टिसिपेंट्स मुल्कों के फैंस भी जाते हैं और मीडिया भी जाता है। तो इसलिए अच्छा दिलचस्प चीज ये है मुदस्सिर, इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद वीजा दे या ना दे ये तो बहुत दूर की बात है, वो वीजा एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और ये आईसीसी के कवानीन होते हैं, आपने होस्टिंग राइट्स के ऊपर साइन कर रखे होते हैं कि जब आप एक्रीडेशन जारी कर देते हैं तो उसके बाद आपकी एम्बेसी ने पासपोर्ट पकड़ना ही होता है, उन्होंने वीजा एप्लीकेशन रिसीव करनी होती है। तो इंडियंस अभी तक वीजा एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं कर रहे हैं। फैसला तो दूर की बात है कि वो देते हैं या नहीं देते वीजे। जी तो ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ जो है बघेड़ी साहब, अभी आपने हालिया पाकिस्तान ने एशिया कप करवाया, वो भारत की हठधर्मी की वजह से वो जिस तरह से एशिया कप यहाँ से शिफ्ट हुआ, श्रीलंका में बेशतर मैचेस उसके हुए, वो भी आपके सामने है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा दावत दी गई, इंडियन बोर्ड के मेंबरान यहाँ आए, उन्होंने आकर कहा हमें बादशाहों जैसा प्रोटोकॉल मिला है, वापस जाएंगे, हम भी करेंगे। ये सब के बावजूद कि हम एक बेहतर हमसाए और खेल को खेल की तरह लेकर चलने वाले, उसके बावजूद वहाँ पर इस तरह के रवैया क्यों रहता है? जी, ये जाहिर करता है कि इंडियन सोसाइटी का, वहाँ के पॉलिटिशियंस का, वहाँ की इंटेलिजेंसिया का, ओवरऑल सोसाइटी का पाकिस्तान के मुताल्लिक नजरिया क्या है, पाकिस्तान के मुताल्लिक उनकी अप्रोच क्या है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, खेल को खेल रहने देना चाहिए और आप खेल के मैदान में मुकाबला करें। आप इस तरह की हरकतें करके दूसरी टीम को, पाकिस्तान की टीम को अंडर प्रेशर करने की कोशिश करते हैं। अभी एशिया कप में पाकिस्तान होस्ट था, अभी उसमें एशियन क्रिकेट बोर्ड में चूंकि इंडियन डोमिनेशन है, आईसीसी में भी वो बहुत हवालों से डोमिनेट करते हैं, तो वहां पर भी इन्फ्लुएंस करके उन्होंने एशिया कप के पूरे शेड्यूल को बुरी तरह मुतासर किया और पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में कराने पड़े। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इसमें पाकिस्तान की टीम आईसीसी की मेंबर है, पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वनडे की टीम है। तो इस तरह से जब आप करेंगे, और जर्नलिस्ट को ना आने देना, ये तो वैसे भी इंटरनेशनल कवानीन के भी खिलाफ है। मेरा ख्याल इस पे आईसीसी को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई खेल के मैदान में जब आप इस तरह करेंगे तो दुश्मनी है, ये कोई सियासत नहीं है। सियासत इस तरह की हरकतें करने की कतई इजाजत नहीं देती। और जब सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट प्लेयर्स को देंगे तो इतना अंडर प्रेशर होकर वो खेलेंगे। अभी जैसा थोड़ी देर पहले हम सुनने में मिल रहा था कि वीजा देना दूर की बात है, वीजा की एप्लीकेशन ही नहीं लेगी, तो ये क्या जाहिर करता है? अभी जब दुनिया को दिखाने के लिए आप 3-4 दिन के बाद ज़हनी परेशानी के बाद आप किसी को वीजा दे भी देंगे, तो ये एक बड़ी नेगेटिव अप्रोच है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल फ्यूचर मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान को सीरियस रिव्यू करना चाहिए इस इंडियन एटीट्यूड को। इस एटीट्यूड के साथ अगर हम वहाँ पर खेलने जाएंगे तो मेरा ख्याल है इससे तो बेहतर है कि हम अपने डिसीजन को रिव्यू कर लें, दुनिया को पता चले कि हम इस तरह की हरकतों या इस तरह की पॉलिसीज के साथ। पाकिस्तान इंडिया के मैच में तो एजाज जो है वो लाखों रुपए तक टिकट चले गए, महंगा, क्योंकि सबसे बड़ा मैच और सबसे महंगा मैच कहा जा रहा है। ब्रॉडकास्टर भी बड़े उस मैच को लेकर बड़े सरप्राइज होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तानी शायकीन और आप लोग जो जर्नलिस्ट हैं पूरी दुनिया में कवर करते, कभी ऐसा हुआ आप लोगों के साथ कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, कहीं आप बहुत से मुल्कों में गए हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी मुल्क के जर्नलिस्टों को ना वहाँ बुलाया जा रहा हो, उनके लिए कोई रास्ते में रुकावटें हों, कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी मुदस्सिर कहीं नहीं हुआ। मैं आपको पिछले 3 से 4 वर्ल्ड कप्स बता सकता हूँ जहाँ पर तमाम जो पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज के जो जर्नलिस्ट होते हैं उनको ऑनलाइन ई वीजे जारी किए जाते हैं। आप अपना पासपोर्ट फिजिकल तौर पे सेंड ही नहीं करते हैं किसी भी हाई कमीशन में। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप कराया, हम उन दिनों एशिया कप श्रीलंका में, यूएई में एशिया कप कवर कर रहे थे, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुई और ऑनलाइन वीजे का प्रिंट जो है फाइल के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन शायद दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बहुत सख्त है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आईसीसी के साथ ये सिग्नेचर किए हुए थे कि हमने यहाँ आईसीसी का कोई प्रेशर नहीं हो रहा है इंडियन गवर्नमेंट पर कि आईसीसी ये कह रहा है कि इवेंट है, एक उनका इवेंट है, मेज़बान इंडिया है, तो ये पूरा उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, तो यहाँ कोई नहीं हो रहा। हम तो उनके क्रिकेट बोर्ड को बुलाकर एक शाहाना प्रोटोकॉल दे रहे हैं और हमारे वहाँ जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं हो रहे जिनको पूरी दुनिया में आसानी से वीज़े मिल जाते हैं। देखिए, जर्नलिस्ट तो चलें ठीक है कि इंडिया वो अपना वो रुख नहीं दिखाना चाह रहा है, लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे जो दुनिया भर में पाकिस्तानी फैंस हैं। कल बाबर आजम ने अहमदाबाद की जो कैप्टन्स डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें इजहार कर दिया कि जी पाकिस्तान के जो
फैंस हैं उनको हम मिस करेंगे। तो इसका मतलब है कि अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को 1,33,000 इंडियंस होंगे और सिर्फ 11 पाकिस्तानी होंगे और 4 लड़के डगआउट में बैठे होंगे। तो ऐसे हालात तो कहीं पे भी नहीं होते हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी होती है। और आपको याद है जनाब मुशर्रफ के ज़माने में जब इंडियन टीम 2004 में पाकिस्तान आई थी तो पाकिस्तान ने 8,000 वीज़े इशू किए थे और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी तक पाकिस्तान आके मैच देख गए थे। और दूसरी तरफ भारतीय रवैया आपके सामने है। तो ये रवैये बहरहाल खेल के साथ खिलवाड़ के भारत हमेशा से करता रहा है। अभी भी पाकिस्तान ने तो दावत दी थी एशिया कप में, लेकिन एशिया कप में भारत जिस हालात का बहाना बनाकर नहीं आया, अब वही अहमदाबाद में पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी के और मामलात के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं। बहरहाल पाकिस्तान की टीम के लिए बेस्ट ऑफ लक। कल पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ पहला मैच खेलने जा रहा है और हम उम्मीद तवक्को करते हैं कि अहमदाबाद में भी पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, आप हमारे साथ मौजूद थे, और ब्रिगेडियर अलाउद्दीन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे और बड़ा अहम मामला है और वो है IMF कह रहा है कि टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए 50,000 से कम आमदन जो है, वर्ल्ड बैंक आलमी बैंक ने ये कहा कि उन पर भी टैक्स लगाया जाए। तो इस तरह क्या पाकिस्तान में टैक्स जो है उसका इजाफा हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ वो लोग जिनकी जो टैक्स नेट में हैं, जो मुलाजमीन हैं, उन तक होगा, या 50,000 में तो छोटे छोटे दुकानदार भी शामिल हैं, उनको कैसे किया जाएगा? ये हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब आपके वक्त का। आलमी बैंक ने तो ये कहा कि ये लगा दिया जाए, एप्लीकेबल है, लगाया जा सकता है, और इससे क्या हासिल हो सकता है पाकिस्तान को रेवेन्यू? देखिए, ये बात जो है अगर लगाने पे आए तो जीरो इनकम वाले पे भी टैक्स लगाया जा सकता है अगर लॉ पास हो जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये रियलिस्टिक है या नहीं है। इस वक्त मैं आपको इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर 50,000 रुपए को जो है आप डिवाइड कर दें, आज का जो डॉलर रेट है 284 रुपए, तो इससे महीने की जो आमदनी डॉलर में बनेगी वो $176 बनेगी। इस वक्त अमेरिका में मिनिमम जो वेज है, जो मिनिमम वेज $12 पर घंटे का है जी। अगर आप 8 घंटे काम करें, और वहां पे एक दिन में 8 घंटे ही काम किया जाता है मैक्सिमम, और 5 दिन काम किया जाता है, और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो $1920 उनकी मिनिमम वेज है माहाना। और हमारी मिनिमम वेज कितनी है? 176। तो क्वेश्चन ये कि क्या $176 पे आप टैक्स लगाएंगे तो वो चलेगा कैसे? और जब ये जो बात होती है ना, तो हमें ये रियलिस्टिकली ये सोचना चाहिए कि क्या इस 50,000 रुपए में हम कोई बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं या हम हैंड टू माउथ ही हैं। ये ग्राउंड रियलिटी को देखना जरूरी है कि जो 50,000 रुपए कमा रहा है उसका घर का किराया ही 15,000 रुपए होगा। बिल्कुल। और उसका घर का जो किचन का एक्सपेंस है वो ही 15-20 हजार रुपए वो भी होगा। फिर पेट्रोल है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है। तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपए वाले के पास बचते तो कुछ भी नहीं होंगे। तो अगर आप उसको डे 1 पे नेगेटिव कर देंगे, यानी अगर उस पर टैक्स लगा देंगे, तो फिर वही हाल होगा जो इस मुल्क के पाकिस्तान का है कि जब हम बजट बनाते हैं और जब हमारा खर्चा हम उसमें से माइनस करते हैं तो हम डे 1 से नेगेटिव पे शुरू करते हैं। ज़ीशान साहब, वो तो 50,000 वाला हो या 25,000 वाला, वो तो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्सेस के मामलात भी भुगत रहा है। वो तो देखिए ना, वो तो एक अलग ही कहानी है कि वो दुकान से कोई भी चीज खरीदारी करेगा उस पे उसको सेल्स टैक्स लग जाना है। बिल्कुल। वो दुकान से कोई भी चीज खरीदेगा उस पे उसको टैक्स लग जाएगा। वो कहीं से किसी के पास जाके कोई खरीदता है, कोई काम करता है, उस पे वो टैक्स कट जाता है। मसला ये है, मोबाइल पे हम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी पे हम टैक्स दे रहे हैं, इसके बाद जो है गैस है तो वो इंडस्ट्री और टैक्स दे रहा है, उस पर चले हम उस वक्त इस वक्त टैक्स नहीं दे रहे हम उस पर, लेकिन उसमें चार्जेस हम दे रहे हैं। पेट्रोल में हम टैक्सेस दे रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है कि जिसपे एक आम आदमी इस वक्त टैक्स नहीं दे रहा? अगर आप इसका मुआवजा करेंगे तो आपको कोई ऐसी चीज नजर नहीं आएगी, चूंकि इनडायरेक्टली हमारा सिस्टम जो पाकिस्तान का टैक्सेशन का है उसमें तकरीबन 70% जो है विद होल्डिंग टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्स के मद में कलेक्शन होती है। लेकिन यहाँ तो ये बात करना कि 50,000 रुपए पे टैक्स लगा देंगे, देखिए बात ये कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिक थ्रेशोल्ड जो रखा था वो रखा था कि 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा। तो आज हम 2023 में क्या बहुत अच्छे हो गए हैं, इन्फ्लेशन खत्म हो गई है, करेंसी बहुत स्ट्रांग हो गई है,
कि हम ये कह रहे हैं कि हम 50,000 रुपए वाले को भी टैक्स, 50,000 से नीचे भी लोगों को टैक्स लगा देंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़ीशान साहब, इतना हम इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं, मुख्तलिफ टैक्सेस हम ऐसी चीज़ों में भी दे रहे हैं जो शायद बराह रास्त भी बहुत से लोग इस्तेमाल वो नहीं कर रहे होते, तो क्या वजह है कि टैक्स कलेक्शन में भी हम कम हैं, अपना उसको पूरा भी नहीं कर पाते हैं? तो ये क्या वजह है कि सब टैक्स का भी रोना रोते हैं और टैक्स भी हमारे पास जब हम निकालते हैं जीडीपी का तो वो तो कुछ भी नहीं होता? तो फिर क्या किया जाए, कहाँ पे मसला? मसला ये है कि दो चीजें हैं। एक तरफ हम जो है हम अपनी बात करते हैं कि हमारा टैक्स कम कलेक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे खर्चे कम नहीं हो रहे। तो हमारे जब तक खर्चे कम नहीं होंगे तब तक ये जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर लें वो कम ही पड़ जाना है आपको। इसको अगर आप इस तरीके से देखें कि आपका जो मुल्क में जो, जैसे अगर एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि अगर मुल्क 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें से 100 रुपए में से 20 रुपए जो है वो कमा रही है एग्रीकल्चर सेक्टर, जीरो टैक्स। सही। 20 रुपए कमा रहा है रिटेल टैक्स, जीरो टैक्स। तो 100 रुपए में से 40 रुपए जो भी कमा रहा है वो कोई मुल्क में टैक्स नहीं दे रहा। फिर आ जाइए जो होलसेल सेक्टर है या दूसरे सेक्टर है तो वहां से टैक्सेशन शुरू होती है। बुनियादी तौर पे हमारा टैक्स जो दिया जाता है या तो वो मैन्युफैक्चरर देता है या वो इम्पोर्टर टैक्स देता है। और इम्पोर्टर जब टैक्स उसको लगता है या मैन्युफैक्चरर को किसी को भी टैक्स लगता है तो वो अपनी प्राइस में उसको बिल्ट इन करता है। तो अल्टीमेटली ये मैं और आप जो उसका एंड यूजर होता है वो टैक्स दे रहा होता है, वो उसको चाहे वो ज्यादा कीमत की सूरत में हो जिसको आप कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं या इन्फ्लेशन की में रिलेट करते हैं, या जो है वो इनडायरेक्टली विद होल्डिंग टैक्सेस या सेल्स टैक्स में दे रहा होता है। तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर हम मुल्क की जब आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसमें एक जो तरीका है कि जो मुल्क में हमारे बहुत हाई टैक्स है उस टैक्स रेट्स को थोड़ा सा कम होना चाहिए, रैशनलाइज करना चाहिए और इसी तरीके से हमारे जो सेक्टर्स टैक्स नहीं दे रहे उन्हें टैक्स देना बहुत जरूरी है। सही। अच्छा, एक चीज़ आपने एक पॉइंट कहा, थोड़ा सा मैं ये समझने कि एक इम्पोर्टर है वो अपनी जो चीज़ है उसमें वो कॉस्ट लगा रहा है, अल्टीमेटली सारिफ टैक्स दे रहा है, तो फिर वो जब टैक्स की रिटर्न जमा होते हैं तो वो तो इम्पोर्टर्स के खाते में हो जाते हैं, पैसे तो मैंने दिया जी खाते में उसके जाता है, खाते में बिल्कुल सही फरमाया कि खाते में उसके जाता है। वो साहूकार नजर आता है कि ये बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो ये तो बड़ा मामला अहम है कि इस पे तो खुद जो है वो टैक्स के जो निज़ाम है वही इतना पेचीदा है कि उसको आसान और सहल जैसे आप कर रहे हैं, और फिर दूसरा रेट्स का कम होना वो आसान है। लेकिन जो बोझ है, हम ज़ीशान साहब देख रहे हैं कि सैलरीड पर्सन पर जो एक छोटी सैलरी भी, चाहे वो 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है या चाहे वो 20 लाख रुपए कमा रहा है, टैक्स उसी का हो रहा है। बाकी कारोबारी तबके में जैसे आपने कहा, ज़राअत तो खैर बिल्कुल ही रिटेल के अंदर वहाँ नहीं है, रियल स्टेट है वहाँ नहीं है, तो क्या कोई प्लान हो रहे हैं कि इन चीज़ों पर भी टैक्स लगाया? देखिए इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन 2-3 फ्रंट पे काम हो रहा है। जैसे आपने ये देखा है कि स्मगलिंग पे क्रैक डाउन हो रहा है, स्मगलिंग को रोका जा रहा है। इसी तरीके से जो ये हवाला हुंडी वाला जो कारोबार, इलीगल कारोबार हो रहा था, इसको रोका जा रहा है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि अगर आप टैक्स के कुछ आसान कर देंगे, उसमें जो सुकुम मौजूद है उसको ठीक कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे जो एक आम आदमी है ना, देखिए हर कोई, पाकिस्तान क्यों सबसे ज्यादा ज़कात और खैरात देने वाले मुल्कों में शुमार होता है? जब हम ये दे सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम टैक्स भी दे सकते हैं। इस वक्त टैक्स के सिस्टम में लोग इसलिए नहीं आते कि उन्हें एक खौफ है, उन्हें एक डर है कि अगर हम सिस्टम में आ जाएंगे तो हम उन्हीं लोगों की तरह फंस जाएंगे जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा फियर है, इसको दूर करना बहुत जरूरी है। इस वक्त गवर्नमेंट को और FBR को चाहिए कि जो एक नेगेटिव मार्केटिंग उनकी हो रही है उसको खत्म करें, टैक्स पेयर को कॉन्फिडेंस दें, जो सिस्टम में है उनकी इज्जत हो, इसी तरह से लोग दूसरे आपके सिस्टम में आएंगे। FBR जो है वो खौफ की अलामत ज्यादा समझा जा रहा होता है, फैसिलिटेटर के तो कम होता है। बहुत शुक्रिया। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। स्टॉक एक्सचेंज की हम बात कर लेंगे, कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी हो रही, वजूहात क्या हैं, क्या बता रहे हैं सरमायाकार? देखिए, एतमाद तो बहाल हुआ है, और अगर हम बात कर लें आज के दिन की, तो 372 पॉइंट का इजाफा जो है वो मार्केट में देखा गया खताम पर, और 47,000 का लेवल जो है वो अबूर करते हुए 452 पॉइंट पर जो है वो मार्केट बंद हुई है। 351 कंपनी के शेयर में जो है वो कारोबार हुआ था मजबूत तौर पर। इसी तरह अगर हम बात कर लें आज डॉलर में, तो उसमें आज भी मतलब फिर डॉलर जो है वो गिरावट के शिकार अपने जो है वो देखा कि ओपन मार्केट में 1 रुपये कमी हुई है,
और वो 285 से 284 पर बंद हुआ है। जबकि अगर हम इंटरबैंक की बात कर लें तो उसमें 1 रुपये 6 पैसे कमी हुई है और 283.62 यानी कि 62 पैसे पर जो है वो बंद हुए। तो मजमूई तौर पर अगर एक महीने की बात कर लें तो इंटरबैंक जो है वो तकरीबन 21 रुपये जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम ओपन मार्केट की बात कर लें तो उसमें 44 रुपीज़ की जो है वो कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक बड़ी जो है वो कमी है। और तो क्या बताया जा रहा है, मजीद डॉलर इस तरह से पीछे आएगा और कफील डॉलर और मजीद नीचे होगा? जी, जो माहिरीन से हमारी बात हुई उनके मुताबिक डॉलर में जिस तरह ये क्रैकडाउन जारी हैं और ये तमाम कार्रवाइयाँ जारी हैं तो उसके नतीजे में जो है वो डॉलर में मजीद कमी का इम्कान जो है वो देखा जा रहा है। सही है। तो सोने की कीमत में भी हम देख रहे थे एकदम से नीचे जो है वो डिप लग रहा है, कोई ये भी कार्रवाइयों का नतीजा है या डॉलर की कीमत की वजह से? देखिए, जिसमें अगर हम बात कर लें गुज़िश्ता तकरीबन 25 दिन की, तो ये तकरीबन 20 दिन हो गए हैं जब यहाँ जो सोने के प्राइसेस हैं 30 तोला और 10 ग्राम, उसके रेट जो है वो बिलियन मार्केट में वो जारी नहीं किए गए। और उसमें सबसे अहम वजह ये थी कि जो ये बात सामने आई थी कि सट्टेबाजी का अमल जारी है, जिसके बायस से जो है ये कार्रवाइयाँ की गई थी। और इसमें कुछ लोगों को जो है वो, अगर हम बात कर लें गोल्ड मार्केट में, तो उनको जो है वो ताहाल जो है वो रेट जारी नहीं किए गए। और अगर हम बात करें तो इसमें खासी कमी देखी गई है और तोला जो है वो 2 लाख रुपए के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। और अगर हम 10 ग्राम की बात यहाँ चीजें जो है वो कम होती नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आप हमें सूरत हाल से आगाह। हमसे मुदस्सिर इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।